ऑर्थोपेडिक्स जैसे हम सभी को पता है कि ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जो हड्डियों के साथ साथ इंसान को हड्डियों को जोड़ने वाली जो रस्सी या उसको सही से बोलिए तो मसल्स या टेंडन का ट्रीटमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। इस पे एक छोटा सा जोक्स है कि कुत्ते को जब पता चला कि ऑर्थोपेडिक्स का मतलब हड्डियों से जुड़ा हुआ है तो उसी को वो ढूंढता फिर रहा है। देखो ये आपको न काट ले। जैसे हम में से बहुतों को पता होगा कि हमारे शरीर का बना हुआ है 206 हड्डियों से, और ये 206 हड्डियां हैं, ये एक दूसरे के साथ मसल या टेंडन के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो हड्डियां हैं जो शरीर के लिए एक ढांचा या स्ट्रक्चर बनाती है, इसी स्ट्रक्चर को स्केलेटल कहा जाता है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ कुछ तौर पे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हड्डी जो जुड़ा हुआ रहता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी को जो जोड़ने वाली जो रस्सी है उसको लिगामेंट्स या टेंडन कहते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसमें हड्डियों को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो ऊपरी हिस्सा या अपर एक्सट्रीमिटी की हड्डी और दूसरा है नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी की हड्डी। और ये हड्डियों के नाम कुछ ऐसे हैं: स्कल, मैंडिबल, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, पेल्विस, सैक्रम, कॉक्सिस। तो ऐसे इनका नाम हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे सीखते रहेंगे। एनाटॉमिकल प्लेन ऐसे समझ लीजिए इसको कि एक समतल जो शरीर को डिवाइड करता है। और ये शरीर क्योंकि त्रिमात्रीय या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया सामने से पीछे, एक ऊपर से नीचे और एक दाहिने से बायां। तो इसी को बोलते हैं एनाटॉमिकल प्लेन। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि अगर मान लीजिए आप मेडिकल फील्ड में किसी से बात कर रहे हैं और कोई भी एक ऑर्गन की पोजीशन आपको बताना है, तो ये ऑर्गन की पोजीशन बताने के लिए ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है जो आप कहोगे तो किसी को भी जो मेडिकल के बारे में जानता है वो आराम से समझ जाए। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, क्यों चाहिए। दूसरा हो गया प्लेन का नाम क्या होता है। तो एक नाम हो गया फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। तो जैसे कि हम लोग वर्ड से समझ में आता है, फ्रंट मतलब सामने। तो ये जो है फ्रंटल प्लेन जो है वो शरीर को सामने से पीछे की तरफ एक प्लेन, एक तल जो शरीर को सामने और पीछे में डिवाइड करता है, इसे कहते हैं फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। एक ही नाम है, फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। दूसरा सैजिटल या मीडियन प्लेन जो बॉडी को दाहिने और बाएं में डिवाइड करता है, इसे कहते हैं सैजिटल या मीडियन प्लेन। तो ये तीसरा जो प्लेन है वो है जो बॉडी को ऊपर और नीचे के हिस्से में डिवाइड करता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं और एक वीडियो प्रेजेंटेशन से। मान लीजिए कि कोई ऑर्गन का पोजीशन आपको बताना है, तो ये एक इंसान करा है, तो इंसान का एक कांच के घर में करा है और एक कांच का दीवार जो है इसको ऊपर से नीचे, दाहिने से बायां और सामने से पीछे की तरफ डिवाइड करता है, तो इसको कहेंगे एनाटॉमिकल प्लेन। तो ये एनाटॉमिकल प्लेन आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब जो देखते हैं, कोई बॉडी ऑर्गन है जिसको अगर उसको देखा जाए एक्सरे या सिटी स्कैन में तो 2D डायमेंशन में देखते हैं, तो ये एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI में जो रिपोर्ट्स होते हैं ये एनाटॉमिकल प्लेन से ही डिनोट करते हैं ताकि वो समझ में आ जाए कहाँ पे है। तो ये जो प्लेन है, अगर ये बॉडी को सामने और पीछे में, सामने दाहिने और बाएं में डिवाइड करेगा तो इसको मिड सैजिटल प्लेन बोलेंगे। ये आगे और पीछे में डिवाइड करेगा तो कोरोनल प्लेन बोलेंगे, और इसको ऊपर और नीचे डिवाइड करेगा तो इसको बोलेंगे एक्सियल या ट्रांसवर्स प्लेन। हम लोगों ने जान लिया सैजिटल प्लेन जो दाहिने से बायां में डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लेन जो ऊपर से नीचे के हिस्से में डिवाइड करता है, इसका दूसरा नाम भी है जो एक्सियल प्लेन कहा जाता है, फ्रंटल प्लेन जो इसको सामने और पीछे में डिवाइड करता है। तो बॉडी को हम लोग 3 तरीके से 3 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि बॉडी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है।
जैसे कि हम लोगों ने प्लेन समझा, तो ऐसे ही प्लेन की तरफ भी और एक चीज़ है जो है डायरेक्शन। अगर कोई ऑर्गन का डायरेक्शन या उसका लोकेशन बताना है तो उसके साथ साथ ये डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, जिसको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए कि ये जो प्लेन है ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर को डिनोट करने के लिए जैसे बताया जाता है, वैसे ही ये डायरेक्शन भी बॉडी कहाँ, ऑर्गन कहाँ पे है उसका लोकेशन के लिए ये ज़रूरी है। तो इसमें जैसे कि होता है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है, सामने हाथ सीधी ऐसे खड़ा होगा तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्टैंडिंग। तो इसको अगर मान लीजिए कि सर के तरफ कोई हिस्सा है तो उसको बोलेंगे सुपीरियर, और अगर वो पैर के तरफ है या नीचे के तरफ है तो उसको बोलेंगे इंफीरियर। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका कमर जो है और आपका पेट जो है, तो कमर जो है वो पेट के नीचे हिस्से में है, इसे मतलब कि इंफीरियर साइड में, ये सामने और पीछे। तो सामने और पीछे के जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। तो अगर कोई भी ऑर्गन अगर बॉडी के सामने हिस्से में होगा तो उसको बोलेंगे एंटीरियर में, अगर पिछले हिस्से में होगा तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर में है। तो मान लीजिए कि जैसे कि आपका नाक, तो आपका नाक जो है वो कान से सामने की तरफ है, तो नाक जो है वो एंटीरियर में प्लेस्ड है और कान जो है वो पोस्टीरियर में प्लेस्ड है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नाक के बनिस्बत कान जो है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है। इसे वर्टिकल, वेंट्रल और डॉर्सल भी कहा जाता है। मीडियल लैटरल, ये जो है बॉडी की मिड लाइन से डिपेंडेंट। तो अगर मान लीजिए कोई जो इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को बीचों बीच दाहिने और बाएं हिस्से में डिवाइड करे तो इसे कहेंगे मीडियन प्लेन। और ये मीडियन मिड लाइन जो है, ये मिड लाइन के नज़दीक कोई ऑर्गन होगा तो उसे बोलेंगे वो मीडियली प्लेस्ड है, और मिड लाइन से दूर प्लेस्ड होगा तो उसे बोलेंगे डिस्टली प्लेस्ड है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो छाती का जो मसल्स है, वो छाती के मसल जो है वो हाथों के मसल से वो दूर है, तो छाती का मसल जो है वो मिड लाइन के नज़दीक है, तो छाती का मसल जो है वो मीडियली प्लेस्ड है, और हाथों का जो मसल है वो डिस्टली प्लेस्ड है। वैसे ही आपका जो उंगली है, तो जो आपका जो पिंकी फिंगर है वो मीडियली प्लेस्ड है, और जो आपका थंब है वो डिस्टली प्लेस्ड है। दूसरे तौर पे और दूसरा ये आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो है जहाँ पे जॉइंट जुड़ा हुआ है वो पॉइंट को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और वो जहाँ पे ख़त्म होता है उसे डिस्टल एंड बोलते हैं। समझने के लिए अगर मान लिया कंधा है, कंधा का जो हिस्सा है वो है प्रॉक्सिमल एंड, और जो कुहनी का हिस्सा है वो डिस्टल एंड। फिर कुहनी में जो कुहनी का हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल एंड। वैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सुपरफिशियल और डीप। अगर ऊपरी हिस्से में है तो उसको कहेंगे सुपरफिशियल, अगर अंदरूनी हिस्से में है तो उसको कहेंगे डीप। जैसे कि स्किन जो है, स्किन का ऊपरी हिस्सा जो होता है, वो ऊपरी हिस्से में जो होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और निचला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो डीप है, और एपिडर्मिस जो है वो सुपरफिशियल है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ऊपरी हिस्सा है तो सुपीरियर, अगर निचला हिस्सा है तो इंफीरियर, अगर सामने की तरफ है तो एंटीरियर, अगर पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, अगर मिड लाइन के नज़दीक है तो मीडियल, और मिड लाइन से दूर है तो लैटरल। तो इसे आप एक कॉपी में लिखें और इसको याद करने की कोशिश करें, एक नोट्स बना लें। बोन या हड्डी, हड्डी जो है एक सॉलिड या रिजिड ऑर्गन है जो आपका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये आपके जो अंदरूनी ऑर्गन्स है इसको प्रोटेक्शन देता है, और ये जो है आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और कुछ मिनरल से बनती है। ये आपके बॉडी में एक लचीलापन प्रदान करता है ताकि आप जो है मूवमेंट आराम से कर पाओ और आप कोई भी शॉक को एब्जॉर्ब कर पाओ। इसका बनावट जो है हड्डियों में देखा जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो 60% होता है, कोलाजन 30% होता है, और इसमें पानी का मात्रा 10% होता है। आपके सामने जो दिख रहा है ये एक लॉन्ग बोन है अपने शरीर में, जो कमर से निचला भाग है जिसे हम लोग पुट्ठा कहते हैं, उसके नीचे जो है थाई
का पार्ट है ये थाई बोन है। तो थाई बोन एक लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन को हम लोग जब उसके कुछ जोन्स में डिवाइड करते हैं तो लॉन्ग बोन का जो ऊपरी और निचला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं एपिफाइसिस। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हिस्सा जो है ये एपिफाइसिस हिस्सा है, और ये हिस्सा भी एपिफाइसिस हिस्सा है। तो बोन के जो दोनों एंड है वो एपिफाइसिस हिस्सा है, और एपिफाइसिस हिस्से पे जहाँ पे ये कोई भी जोड़ में के साथ कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एक स्मूथ, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको स्मूथ लेयर, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज, जो दोनों एंड पे ही आपको नज़र में आता है। ये आपके बोन में फ्रिक्शन को, जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़ जो है उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए हेल्प करता है। और ये लॉन्ग बोन जो है इसका जो जहाँ पे एपिफाइसिस हिस्सा खत्म होता है वहाँ से ये अभी बचपन से जैसे कि बोन्स ग्रोथ होते हैं तो ये इसी जोन से ग्रोथ होता है। इसको बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट, जहाँ से बोन का ग्रोथ होता है। तो ये हो गया एपिफाइसियल प्लेट। और ये लंबा जो पार्ट है, जो लंबा पार्ट का बोन का होता है लॉन्ग बोन का, उसको कहते हैं सेप्ट। तो ये हो गया सेप्ट। और सेप्ट के अंदर में जो बीच का जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है, और ये खोखले हिस्से को बोलते हैं इंटरमेडियरी कनाल। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये बहुत ही कॉर्टिकल बोन से बना हुआ होता है। जो सेप्ट का ऊपर का हिस्सा है वो कॉर्टिकल बोन का बना हुआ है, और ये एक थिक कॉर्टिकल बोन होता है। कॉर्टिकल बोन को कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, और थिक कॉर्टिकल बोन के ऊपर जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। और जो एपिफाइसियल लेयर है, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स जो बोन के हैं, तो ये जो लेयर है एपिफाइसियल लेयर में, ये जो बोन है ये बोन को बोलते हैं कैंसलस बोन। और कैंसलस बोन के ऊपर में जो लेयर रहता है वो भी कॉर्टिकल लेयर है, लेकिन ये बहुत थिन कॉर्टिकल लेयर होता है। तो एपिफाइसियल लेयर में जहाँ पे कॉर्टिकल बोन का मात्रा कम होता है और कैंसलस बोन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने सीखा एपिफाइसिस किसे बोलते हैं। कैंसलस बोन जो है वो स्पॉन्जी बोन है, और ये जनरली जो है आपके एपिफाइसिस जोन में मिलते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स का मात्रा जो ज़्यादा होता है, और ये बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। एपिफाइसियल प्लेट जहाँ से बोन की ग्रोथ होती है, डायफेसिस या सेप्ट जहाँ पे बोन जो है कॉर्टिकल बोन का हिस्सा है जो लंबा बोन है, और कॉम्पैक्ट कॉर्टिकल बोन जो बोन के बाहर का जो हिस्सा होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है, डेंस्ड होता है, इसे बोलते हैं कॉर्टिकल बोन या कॉम्पैक्ट बोन। उसके ऊपर का जो हिस्सा, जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। और इसका जो लंबा हिस्सा बोन है जो सेप्ट बोलते हैं, तो इस सेप्ट के अंदर जो हॉलो पोजीशन रहता है इसको बोलते हैं मिडिलरी कैनाल या मैरो कैविटी, जहाँ पे बोन मैरो रहते हैं। तो ऐसे ही जो लॉन्ग बोन होते हैं वैसे ही कुछ शॉर्ट्स बोन होते हैं, कुछ प्लेट्स बोन होते हैं, कुछ इरेगुलर बोन होते हैं। तो बोन को ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि आसानी से इसको समझा जाए, और इसके लिए जैसा ज़रूरत हो वैसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप